इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में जो है वो मनी एंड क्रेडिट्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया, जिसमें डिस्कस किया गया है कि मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या हैं, मनी जो है वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद जो है वो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट्स के जो है वो मेरिट्स डिमेरिट्स, इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी को जो है यहाँ पर आप एक डिफाइन भी कर सकते हैं डिफिनीशंस के थ्रू, जिसमें कह सकते हैं कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मनी को हम एज अ मीडियम के तौर पे उपयोग में लाते हैं जिससे हम किसी गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज कर सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ्स में देखें तो हम हजारों वस्तुएं जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इन सभी वस्तुओं और सर्विसेज के लिए जो हम पेमेंट्स करते हैं उस पेमेंट्स के रूप में हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आज की वर्तमान लाइफ है जब लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में जाकर थोड़ा पीछे देखा जाए तो जिस समय मनी नहीं था यानी मुद्रा नहीं थी, उस समय क्या लोग इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का यानी गुड्स और सर्विस का यूज नहीं करते थे? उस समय भी लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर इस तरह की गुड्स और सर्विस का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस समय लोगों के द्वारा जो है पेमेंट के रूप में जो हम आज मनी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय लोगों के द्वारा जो है वो ग्रेनरीज या कैटल्स या लाइव स्टॉक का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले जो है वो मनी के रूप में ग्रेनरीज और कैटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, यानी जानवर और अनाज देकर दूसरी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती थी। लेकिन अगर हम आज की डेट से और पिछले डेट्स की तुलना करके देखें तो पिछले डेट्स में पता चला कि एक गुड्स के बदले अदर गुड्स यानी दूसरी गुड्स जो है वो देकर एक्सचेंज किया जाता था। इससे पता चलता है कि उस समय जो खरीद बिक्री होती थी, जो विनिमय प्रणाली होती थी, एक्सचेंज जो सिस्टम होता था, वो गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस या गुड्स के बदले सर्विस या सर्विस के बदले गुड्स, इन चीज़ों पर आधारित था, जो आज से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि आज के डेट में लोग मनी का इस्तेमाल करते हैं। जो ये पहले सिस्टम्स था, इस सिस्टम्स को हम सामान्यतः बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है वो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान या लेन देन जो है वो किसी दूसरी वस्तु और सेवाओं से होता था। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे आप इस फिगर में ही देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक शूज बेचने वाला है और यहाँ पर अनाज बेचने या बर्तन बेचने वाला। अगर इस शूज बेचने वाले, अनाज और बर्तन बेचने वाले के बीच में अगर हम संबंध देखें तो हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि तुलना करके कि अगर इसे व्यक्ति को बर्तन चाहिए तो वो इससे कांटेक्ट करेगा, और अगर इसे शूज चाहिए तो इसे जो है वो इस व्यक्ति से कांटेक्ट करना होगा। ठीक उसी तरह से अगर इस व्यक्ति को जो है अनाज चाहिए तो इससे कांटेक्ट करना होगा, और अनाज वाले व्यक्ति को शूज चाहिए तो इससे कांटेक्ट करना होगा, या अनाज वाले व्यक्ति को जो है वो अनाज वाले व्यक्ति को अगर बर्तन चाहिए तो इस व्यक्ति से कांटेक्ट करना होगा, और बर्तन वाले व्यक्ति को अनाज चाहिए तो इससे कांटेक्ट होगा। यानी हर केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आती है कि जो बेचने वाला है और ख़रीदने वाला है दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। इस सिचुएशंस को जो है वो हम लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, और यह बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी एक समय में एक व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों की इच्छाएं एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो उनके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसी फिगर के अकॉर्डिंग कि अगर ये शूज बेचने वाला अपना शूज बेचना चाहता है और बदले में इसको कपड़ा चाहिए, तो इन दोनों में से वो किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता है, उसे दूसरा व्यक्ति ढूंढना होगा जो इसे कपड़ा बेच सके। या अगर हम बात करें इसी अनाज वाले व्यक्ति को, जिसको जो है वो शूज के जगह कपड़ा चाहिए, क्लोथ चाहिए, तो वो इन दोनों में से किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। यानी दोनों तरफ
के ट्रेडर्स जो है वो दोनों तरह के जो देनदार और लेनदार हैं उनकी इच्छाएं जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, तब जाकर बिजनेस कंप्लीट होगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें कि ये सूज बेचकर जो है वो अनाज लेना चाहता है, तो ये सूज बेचकर अनाज इससे लेगा, और ठीक उसी समय अनाज बेचने वाला भी जो है वो चाहता है कि हम अपना अनाज बेचकर किसी से सूज ले लें, तब इन दोनों के बीच में ये बिजनेस डील जो है वो कंप्लीट हो सकती है। और इसे ही हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, जो वाटर सिस्टम का सबसे बड़ा डिमेरिट्स और प्रॉब्लम था। मनी के आने से यही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स समाप्त हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को खरीदिए मनी के रूप में और उससे कोई दूसरी चीज़ खरीदिए। जैसे कि कपड़ा दुकान वाला को हम पैसा देते हैं और कपड़ा दुकान वाले उस पैसे से चाहे अनाज खरीदे या फ्लैट खरीदे, ये उसकी इच्छा है। ये मनी के आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। वाटर सिस्टम्स में कुछ और प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि प्रॉब्लम्स थे उनके स्टोरेज के। अब सोचिए जरा एक बार कि इतने बड़े व्यक्ति को अगर इतने सारे अनाज ले जाकर मार्केट में कुछ खरीदना हो, तो उस समय में जो है वो संसाधन की भी कमी थी। इसे जो है वो बोझ समझकर माथा पे लाद कर एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके मार्केट जाना, वहाँ पर बेचना और फिर जो है वो सामान खरीद कर घर लाना, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स था। लेकिन वर्तमान समय में पैकेट में पैसे लेकर हम चले जाते हैं, लाखों के सामान खरीद कर चले आते हैं। तो इसे जो है वो स्टोर करना, इसको लेकर ट्रैवलिंग करना या इसी को स्टोर करना, इसको लेकर ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ये जो है वो मनी का भी काम करता था उस समय। क्योंकि अगर इसको अनाज चाहिए तो ये बेचकर उससे अनाज ले सकता। तो यही गुड्स जो थे वो उस समय मनी का भी फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होते थे। इसीलिए इनको स्टोर करना और यूज में लाना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल्स था। मनी के आने से इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो दूर किया गया।